नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका कंडीशनल पार्ट 2। किधर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो कंडीशनल पार्ट 2 है। कौन सा है मेरे भाई? कंडीशनल आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने जाना जीरो कंडीशनल, कंडीशनल 1 को, और कंडीशनल 2 को भी लगभग हमने सीखा था, है ना? तो अब हमारा एक कंडीशनल बचा है, जो हमारा होता है टाइप 3, और उसके साथ फिर और भी एक दो रूल है, उन्हें हम करेंगे और फिर हमारा कंडीशनल आज कंप्लीट हो जाएगा। कंडीशनल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंप्रूवमेंट में पूछे जाते हैं, फिलअप्स में पूछे जाते हैं, एरर में पूछे जाते हैं। कंडीशनल से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं बोलूं, चैप्टर आपके लिए रहने वाला है। ऊपर कर इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए। आ, जितने क्वेश्चन टेंस से बनते हैं उतने ही क्वेश्चन कंडीशनल से बनते हैं, लेकिन कंडीशनल को समझने के लिए टेंस को समझना जरूरी था। ठीक है, ओके। मैंने बोला था वोकैब हम शुरू करेंगे फर्स्ट ऑफ अप्रैल से। चलो, पहले हम कल के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इफ आई कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल आई कुड लुक्ड फॉर अ जॉब इन फॉरेन कंपनीज। बताओ मेरे भाई कहाँ पे एरर होगा? आप बोलोगे जी इफ वाली क्लॉज में है कुड प्लस V1। इफ वाली क्लॉज में मॉडल आ ही नहीं सकता है। क्या क्या आ सकता है? मैंने आपको चार कंडीशनल बताई थी। जीरो कंडीशनल में V1 आ सकता है, कंडीशनल 1 में भी V1 आ सकता है, कंडीशनल 2 में V2 आ सकता है, और कंडीशनल 3 में हेड प्लस V3 आ सकता है। भाई इफ वाली क्लॉज में मॉडल वर्ब नहीं आएगी, क्या क्या आएगा? जीरो कंडीशनल में V1 आ सकता है, कंडीशनल 1 में भी V1 आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, 2 में पास्ट इंडेफिनिट आता है, और 3 में आपका हेड प्लस V3 आता है। अब इधर दिया है वुड प्लस V1, वुड के बाद लुक आएगा। इधर दिया है वुड प्लस V1, ये तो कंडीशनल 2 को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? ये कंडीशनल 2 को दिखा रहा है। ठीक है, आप बोलोगे अगर इधर वुड प्लस V1 है तो इधर V2 होना चाहिए, V2। इफ आई स्पीक की जगह स्पोक हो जाए। सही है मेरे भाई? बात समझे कि भाई इफ वाली क्लॉज में मॉडल नहीं आएगा, कौन सी कंडीशनल आएगी? तो जीरो कंडीशनल, कंडीशनल 1 2 3। आपने देखा इधर वुड प्लस V1 मतलब कि कंडीशनल 2 दे रखे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इधर चेंज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ही हैड टाइम ही वुड हैव स्टडीड वेल फॉर हिज एग्जाम। आप बोलोगे जी इफ वाली क्लॉज में आया ही सब्जेक्ट, टाइम नाउन है, इसका मतलब यहां वाला जो हेड है ये मेरे भाई V2 है। क्या इफ वाली क्लॉज में V2 आ सकता है? मैं वही तो बता रहा हूं, कैसे पता चलेगा? जैसे ही हम सेंटेंस पढ़ना शुरू करेंगे, मुझे पता है इफ वाली क्लॉज में मॉडल तो नहीं आ सकता है, इसका मतलब ये गलत है। अगर एरर में दिया है तो आपका काम यही बन गया है। अगर आपको समझना है फिर आएगा क्या, आप बोलोगे जी ये दूसरा जो इसका साथी है ना, दूसरी क्लॉज, उससे पता चलेगा, क्योंकि बैलेंस बनाना है ना हमें। तो बैलेंस के इस पल्ले पर, चलो मैं देखता हूं, मैं दोबारा, मेरे को ना आप लोगों के लिए बैलेंस बनानी पड़ेगी। मैं दोबारा आप लोगों के लिए बैलेंस बनाता हूं। बैलेंस में इधर ये इफ वाली क्लॉज है मेरी, कहीं भी हो ये, अगर इधर V1 तो इधर भी V1, अगर इधर V2, सॉरी इधर है विल प्लस V1, अगर इधर है V2 तो इधर हो जाएगा वुड प्लस V1, अगर इधर है
हैड प्लस V3, तो इधर हो जाएगा वुड प्लस हैव प्लस V3। ठीक है, ये मेरे पढ़ले हैं, तो कोई एक पढ़ला मेरे को दिखेगा, उसके अकॉर्डिंग दूसरे पे मेरे को चलना है। जैसे इस सेंटेंस में मैंने देखा इफ वाली क्लॉज में मॉडल नहीं आ सकता। अच्छा जी, तो क्या आ सकता है? मैंने देखा जो मेरा ये वाला पढ़ला है, देखो इफ वाली क्लॉज में मॉडल नहीं आ सकता, ठीक है। मैंने देखा जो मेरा दूसरा वाला जो पढ़ला है तराजू का, उसमें वुड प्लस V1 दे रहा है, इसका जो जोड़ा है वो V2 से है। देखो इधर नहीं आएगा, इधर वुड प्लस V1 दे रखा है। भाई वुड के बाद लुक्ड तो नहीं आ सकता, ये तो मैंने आपको रूल समझाने मतलब कि पुरानी चीजें रिवाइज कराने के लिए दिया है कि मॉडल के बाद V1 आता है। इधर वुड प्लस V1 है, इधर क्या आएगा? इधर V2 नहीं आएगा। समझे? चलो मैं दूसरे क्वेश्चन को समझाता हूँ उसी के अकॉर्डिंग। इफ वाली क्लॉज में V2 है, क्या इफ वाली क्लॉज में V2 आ सकता है? आप बोलोगे हाँ जी, इफ वाली क्लॉज में V2 आ सकता है। तो अगर तराजू के इस पल्ले पर V2 है, तो दूसरे वाले पल्ले पर क्या आना चाहिए? वुड प्लस V1 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कहो हाँ आना चाहिए। आप बोलोगे जी आना चाहिए, तो इधर वुड हैड प्लस हैव प्लस V3 नहीं आना चाहिए, इधर वुड प्लस V1 आना चाहिए। आ रहा है समझ? भाई दिखा दो कमेंट थोड़ा सा। आ रहा है मेरे भाई समझ? समझ आ रहा है? अंडरस्टूड है? चलो ओके, और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ वाली क्लॉज में डिडंट रेन है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, अगर नॉट है तभी तो डिड आया, इसका मतलब इफ वाली क्लॉज में क्या है? V2 है। क्या आ सकती है इफ वाली क्लॉज में V2 पास्ट इंडेफिनिट? हाँ जी आ सकता है। तो अगर तराजू के एक पल्ले पर V2 है, तो दूसरे पल्ले पर क्या होना चाहिए? दूसरे पल्ले पर वुड प्लस V1 होना चाहिए। चलो जी देख लेते हैं अभी। क्या वुड प्लस V1 दे रखा है? नहीं दे रखा। हमको तराजू बैलेंस करनी है, इसका मतलब इधर विल गलत है, मुझे वुड प्लस V1 लगाना पड़ेगा। समझे बात को? समझे कि नहीं समझे? चलो और क्वेश्चन देख लीजिए। मैंने बोला इफ वाली क्लॉज में सब्जेक्ट कैसा भी रहा हो, सब्जेक्ट कैसा भी रहा हो आएगा तो, मैंने बोला ना कल जो मैंने एक्चुअल में है क्या, मैंने क्लास करेक्ट कराई और टाइपिस्ट ने गलत क्लास भेज दी थी, विदाउट करेक्शन भेज दी थी। इस वजह से मैं, देखो अपनी गलती एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, मैं छुपा भी सकता था, मैंने मान लिया कि भाई क्लास गलत आई है, तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं कल तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। ठीक है, चलो मैंने क्या बोला था, चाहे कैसा सेंटेंस हो, चाहे कैसा सेंटेंस हो, अगर इफ लग गया चाहे जैसा सब्जेक्ट हो, आएगा तो वर ही, इसका मतलब यहां पर वर आएगा। इन प्रेपोजिशन द फॉरेस्ट तो उसका ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये मेन वर्ब है, और अगर वर मेन वर्ब है तो इसका मतलब ये V2 है। इज एम आर V1 है और वॉज वर V2 है, अगर मेन वर्ब है तो। कल ये बात समझाई थी। तो आप बोलोगे जी इफ वाली क्लॉज में अगर V2 है, तो इधर वाले पल्ले में क्या आएगा? वुड प्लस V1 आएगा। तो बताओ मैंने क्या नया किया है? इधर वुड प्लस V1 आएगा। एग्जाम में आपको या तो यहां एरर मिलेगा या यहां एरर मिलेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने इसलिए मैं एक से ज्यादा एरर लेके आता हूं। एग्जाम में एक एरर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो जी। अब मैं कंडीशनल थर्ड की बात कर लेता हूं। अब एक चीज और शायद मैंने आपको बताई है या नहीं बताई है, मैं ये बात आपको बता देता हूं। ये सेंटेंस देखो, इफ सब्बो वर क्वीन दी वुड नॉट, they would not tolerate injustice. If Sabbo were queen, she would not tolerate injustice.
काश सब्बो रानी होती तो वह अन्याय को टॉलरेट नहीं करती। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है। आप बोलोगे जी बिल्कुल 100% सही है। इस सेंटेंस को मैं इन्वर्जन के रूप में भी बना सकता हूं। अगर ये बात मैंने आपको, मुझे तो लगता है शायद मैंने बताई है, मैं बता देता हूं। ठीक, मैंने बोला या तो इसे ऐसे बना लो, या इफ को काट के वर को पहले लिख दो, दोनों सेम ही है। वर सब्बो सी वुड नॉट टॉलरेट इनजस्टिस। दोनों का सेम मीनिंग है। या तो ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो, दोनों ऑप्शन में है, तो ये वाला ज्यादा एम्फेसाइज करता है, प्रायोरिटी इसको मिलेगी। समझ रहे हो? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा लो, प्रायोरिटी इसको मिलेगी। एक मिनट उधर है। ठीक है मेरे भाई, एक मिनट आपके लिए ना कौन से, ये ठीक है, सबसे लास्ट में आ गया है। ओके, ओके भाई, थैंक यू। चलो दोस्तों, अब मैं आ जाता हूँ कंडीशनल थ्री में। किस पे आ जाता हूँ मैं? कंडीशनल थ्री में आ जाता हूँ। एग्जाम में कोई सा एक आएगा। पहले तो ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है कि दोनों ऑप्शन में दे दिए हों। अगर दोनों ऑप्शन में दे दिए हों तो आपको सेकंड वाले को प्रायोरिटी देनी है, इनवर्जन वाले को प्रायोरिटी देनी है। अब मैं कंडीशनल थ्री पे आ जाता हूँ। कंडीशनल थ्री जो बताता है वो हमारी पास्ट की अनफुलफिल्ड विशेष को बताता है। अनफुलफिल्ड, कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। मतलब होना चाहिए था, वो चीज हुई नहीं है। इसमें क्या होता है, इफ में, इफ वाली क्लॉज में हेड प्लस वी थ्री होती है, बाद में वुड हैव प्लस वी थ्री होती है। और या फिर मैं इसे भी इन्वर्जन में बना सकता हूं, इफ की जगह मैं हेड को रख दूं बस। इफ सब्जेक्ट हेड वी थ्री हुआ करता था, इफ की जगह मैं हेड रख दूं, दोनों का सेम मीनिंग है। अगर प्रायोरिटी की बात आएगी तो मैं इसे प्रायोरिटी दूंगा। ये ज्यादा एम्फेसाइज का काम कर रहा है, ये ज्यादा चीजों पे एम्फेसाइज कर रहा है। चलो एक एग्जांपल हम समझेंगे। If she had found his phone number, she might have called him for the party. आप बोलोगे जी इफ वाली क्लॉज में हेड प्लस वी थ्री क्या आ सकता है? अभी अपनी तराजू में देखते हैं। आ सकता है। अगर इफ वाली क्लॉज में हेड प्लस वी थ्री है तो बाद वाली में, वो मैंने आपको बता दिया था, वुड आ सकता है, कुड आ सकता है, माइट आ सकता है, कुड भी आ सकता है। ये आ सकता है हैव प्लस वी थ्री होना चाहिए। क्या वो है? हाँ जी। आगे वाली क्लॉज में माइट प्लस हैव प्लस वी थ्री दे रखा है, बिल्कुल तराजू बैलेंस है, का मतलब ये सेंटेंस सही है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। इफ वाली क्लॉज में क्या हेड प्लस वी थ्री आ सकता है? हाँ जी आ सकता है। लेकिन तराजू के एक पल्ले में हेड प्लस वी थ्री, तो दूसरे में क्या होना चाहिए? दूसरे में होना चाहिए वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री। यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब और हेड मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक है जी। फिर से देखते हैं। इफ वाली क्लॉज में क्या हेड प्लस वी थ्री आ सकता है? आप बोलोगे हाँ जी आ सकता है।
तो बाद वाली क्लॉज में क्या आना चाहिए? आप बोलोगे जी बाद वाली क्लॉज में आना चाहिए वुड, और वुड के बाद हमेशा वी वन आता है, तो यहां पर आएगा हैव। लेकिन आगे तो नाउन दे रखी है। जब से मैं पढ़ाने लगा हूं कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाया, जब से मैं पढ़ाने लगा हूं। लगभग 12 मतलब 15 बैचेस मैंने, अगर मैं बोलूं 15 बैचेस में अगर मैंने ये पढ़ा है कंडीशनल, आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं आया बैच में जो पहली बार पढ़ रहा हो कि जिसने क्वेश्चन सही कर दिया हो। ये पहली बार मैं बोल रहा हूँ, या तो आप मेरे से कहीं पढ़े हुए हो, आज तक नहीं कर पाए इस सेंटेंस को। होता क्या है मेरे भाई, वुड मॉडल है, वुड को वी1 चाहिए हैव, और हैव के बाद हमेशा वी3 आती है, तो लॉट ऑफ फन, हैव फन सुना है ना आपने, तो वुड हैव हैड अ लॉट ऑफ फन आएगा। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब का काम कर रही है। हैव हैड आ सकता है, बीन नहीं होगा, बीन फन नहीं होता, हैव फन होता है। मजे लेने को हैव फन बोलते हैं, है ना, एंजॉय करने को। वो चीज यहां पे भी हुई थी। एन एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट हो जाना, वुड को वी1 चाहिए, हैव आ गया, और हैव के बाद ये मेन वर्ब है वी3, तो हैव हैड आ सकता है, हैव हैड आ सकता है। हैव के बाद वी3 आती है ना, हाँ जी बिल्कुल वी3। वुड के बाद वी1 आता है ना, हाँ जी वी1 है। वुड के बाद वी1 और हैव के बाद वी3। हालांकि ये जो है मैं आपको एडवांस वर्ब एडवांस में पढ़ाऊंगा अलग से भी। हाँ, इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, इन दोनों सेंटेंसेस को। इफ सी हैड ड्राइवन बिल्कुल ठीक है, हैड सी से भी मैं लिख सकता हूं। इस वाले सेंटेंस को भी मैं हैड प्लस सी से लिख सकता हूं। दोनों तरीके से ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ वाली क्लॉज में हैड प्लस वी3, तो बाद वाली क्लॉज में वुड हैव प्लस वी3। अब तुम बताओ, अब मैं साइड हो जाता हूं, ध्यान से करना बस। अब मैं साइड हो जाता हूं। दिख रहा है आपको मैं साइड हूं? जल्दी जल्दी बताइए, एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है, 2 क्वेश्चन रह गए हैं। बताओ। बुक में आपको एग्जाम्पल कम मिलेंगे, रूल सारे मिलेंगे, एग्जाम्पल कम मिलेंगे, इतना है बस। आप बोलोगे इफ सब्बो के बाद हैड आ मीटिंग है, आ मीटिंग तो नाउन है, इसका मतलब ये हैड मेन वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब, देखो यहाँ हेड के बाद वी3 है, तो इसका मतलब यहाँ वाला हेड हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। यहाँ ये खुद मेन वर्ब, अगर ये मेन वर्ब होता है तो ये वी2 होता है। क्या इफ वाली क्लॉज में वी2 आ सकता है? हाँ बोलोगे जी बिल्कुल आ सकता है, इफ वाली क्लॉज में वी2 आ सकता है। तो अगर इफ वाली क्लॉज में वी2 है, अगर इफ वाली क्लॉज में वी2 है, तो बाद वाली क्लॉज में क्या होना चाहिए? वुड प्लस वी1 होना चाहिए। बाद वाली क्लॉज में वुड प्लस वी1 होना चाहिए, तो इधर होगा वुड हैव गॉन की जगह वुड गो। अगर सबों की मीटिंग होती तो वह ऑफिस जाती, अगर मीटिंग होती तो वह ऑफिस जाती। अब ये वाला रूल मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि मेरे भाई आपको ध्यान देना है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड पर। इज एम आर और हैज हैव होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और वॉज वर हैड होता है पास्ट इंडेफिनिट। अगर इनके बाद मेन वर्ब नहीं है, तो हेड के बाद मेन वर्ब नहीं थी, आर्टिकल उसे हमेशा नाउन चाहिए। मीटिंग यहाँ नाउन का काम कर रहा है, इसका मतलब इधर वी2 है, तो बाद वाली में वुड प्लस वी1 आना चाहिए। बताओ मैंने क्या नया समझाया? हाँ तो भाई अब एक बात बताओ, मैं वो चीज बोलता भी हूँ, मैं कब पढ़ाऊंगा? मैं वर्ब एडवांस में पढ़ाऊंगा। यूज ऑफ हैज हैव हैड मैं वर्ब एडवांस में पढ़ाऊंगा। बताओ मैंने क्या गलत बोला? वर्ब एडवांस में ही पढ़ेंगे।
क्वेश्चन टैग के बाद मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ पहले एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से कोई एक चीज शुरू कर दूं, उसके बाद फिर हम वर्ब एडवांस करेंगे। नहीं, दो हेड नहीं होंगे ना, देखो। इफ सबो हेड हेड दो, इफ सबो हैड अ मीटिंग, अगर सबो की एक मीटिंग होती, हेड मीटिंग है, तो इस हेड को ये नाउन मिली है मीटिंग। ठीक है, चलो। इफ वाली क्लॉज में ही सब्जेक्ट हैड बीन गुड, गुड क्या है, गुड एडजेक्टिव है, तो हैड प्लस बीन प्लस एडजेक्टिव आता है, हैड बीन गुड एट मैथ्स, कि काश वह मैथ्स में अच्छा रहा होता। वर्ब एडवांस में ही हम मॉडल्स पढ़ेंगे। तो हेड के बाद V3 है नहीं है, बीन V3 है या नहीं है, बताओ मुझे, है या नहीं है? हाँ जी है। अब ये जो दिखाता है मेरे भाई, ये दिखाता है आपकी कंडीशन को, कि भाई आप उस चीज में अच्छे थे या नहीं थे। इफ वाली क्लॉज में हेड प्लस V3 है, तो बाद वाली क्लॉज में क्या होगा, वुड प्लस हैव प्लस V3 होगा, गॉट आ जाएगा, गेट नहीं आएगा, वुड हैव V3 हो जाएगा। ठीक है, चलो और आगे देख लीजिए। आप बोलोगे जी, इफ वी हैड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट इंग्रेडिएंट्स, तो हैड प्लस V3। इफ वाली क्लॉज में हैड प्लस V3 है, तो बाद वाली क्लॉज में क्या आएगा, कुड प्लस हैव प्लस V3 आएगा। कुड मेड नहीं, कुड हैव मेड। ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, दो हेड हेड आ सकते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब। गेट गॉट गॉट बुक में है, मैं अलग अलग रोज एक एक वर्ब बताऊं, बुक में ऑलरेडी है। आपको जॉब लेनी है, आपको कुछ छोटे बच्चे नहीं पढ़ाने, आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। सीख लोगे, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी लग जाएगी, और जरूर लगेगी, बस आपको सीखना है। आप सोच रहे हो सब कुछ अपने आप हो जाए, वो नहीं होता है, वो कभी नहीं होगा। आपको खुद लड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों को आज तक मुझे पढ़ाते हुए लगभग 2 महीना होने जा रहा है, आप लोगों को वर्ब्स की फॉर्म याद नहीं है, आपको गेट की फॉर्म याद नहीं है। बताओ, मैं खुद से ये सवाल करो, क्या मैं सही ट्रैक पर हूं? क्या ऐसा तो नहीं है, मैं देखो, मैं भी उसे इंग्लिश सिखा सकता हूँ जिसकी सीखने की इच्छा हो। सोए हुए इंसान को जगाया जा सकता है, सोने के ड्रामे करने वाले को नहीं जगाया जा सकता। अगर आपकी सीखने की इच्छा है तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। अगर आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, किसी को दिखाने के लिए, घर वालों को दिखाने के लिए, ये बहुत से लड़के इसलिए जी मैं तैयारी कर रहा हूँ, शादी ब्याह हो जाएगा इस बहाने से, होता है, हमारे समाज में ऐसा होता है। हमारे जो समाज है जहाँ से मैं आता हूँ, वो बहुत सारे लड़के इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि कोई रिश्ता वाला है, ये बताने के लिए तैयारी कर रहा है कंपटीशन की। ऊपर से हाइट वाइट सी थोड़ी ठीक हो, तैयारी कर रहा है भाई पुलिस की नौकरी लग जाएगी इसकी। या कोई लड़की ऐसे पढ़ रही हो शादी से बचने के लिए, नहीं अभी मुझे 2 साल दो मुझे, तो उस चक्कर में अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर आप किसी को धोखा दे रहे हो, धोखा किसी और को नहीं, अपने आप को दे रहे हो। तो जिनको वर्ब्स आज तक याद नहीं है, वो वही कैटेगरी वाले हैं कि वो पढ़ने का ड्रामा कर रहे हैं, है ना, वो नाटक कर रहे हैं पढ़ने का, इंग्लिश वो पढ़ नहीं रहे हैं। इफ वाली क्लॉज में हैड प्लस V3 है, तो बाद वाली क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 होगा। बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। इफ वाली क्लॉज में हैड प्लस V3 है, तो बाद वाली क्लॉज में वुड प्लस हैव प्लस V3 होगा। सही बात है ना? तैयारी करने वालों को गेट की फॉर्म याद ना हो, आप सोच के देखो कि CGL की तैयारी करने वालों को गेट की फॉर्म याद ना हो, फिर वो मदरसे छाप स्टूडेंट्स की याद कैटेगरी में आते हो आप, जिनको ये नहीं पता हमारे देश का PM कौन है, जिनको ये नहीं पता हमारे देश का प्रेसिडेंट कौन है, जिनको ये नहीं पता हमारे देश की कैपिटल क्या है, फिर उन मदरसा छाप, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो ऐसे हैं। कभी भी कोई बात बोली जाए कर उसमें सबको इंक्लूड मत कर लिया कीजिए। तो अगर आप अभी 2 महीने से इंग्लिश पढ़ रहे हो, गेट की फॉर्म याद नहीं है, तो फिर आप वही कैटेगरी में हो।
ये ऐसे है कि आप सीजीएल की मैथ्स क्लियर करना चाहते हो और आपको प्लस माइनस नहीं आता है। बिल्कुल। चलो देखो, यहाँ पे निकले कुछ अच्छे स्टूडेंट्स। वुड प्लस हैव प्लस V3 होगा मेरे भाई, सेंड V1 होता है। अब आप बोलो सर जी आप ऐसा क्यों करते हो? मैं ऐसा इसलिए करता हूं कि जितनी गलतियां तुम्हें करनी तुम यहीं कर लो। सेंड V1 है, सेंट सेंट V2 V3 सेंट होती है, तो यहाँ सेंट आएगा। सेंट V2 या V3 होती है, सेंड सेंट सेंट। समझे? वुड प्लस हैव प्लस V1 नहीं V3 आएगा। चलो, और ये 3 क्वेश्चन और आपके सामने, इन्हें कर लो फिर हम नेक्स्ट रूल पर बढ़ते हैं। मेरे शब्द थोड़े से ना कठोर होते हैं। मैं कठोर इंसान तो नहीं हूं क्या? लेकिन कठोर शब्द वो बोलेगा जो सच में आपका भला चाह रहा होगा। आपका भला, जो अपना भला चाह रहा होगा ना, वो आपसे बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड बनाएगा कि आप, आपसे मीठी मीठी बातें, आपसे प्यारी प्यारी बातें करेगा सिर्फ। और जो रियलिटी से पढ़ाएगा वो बंदा ना एज इट इज रहेगा। वो तारीफ करेगा अच्छाई के लिए, शेर शेर नहीं बोलेगा, तो बुराई के लिए तुम्हें लताड़ेगा भी। ये मेरा मानना है। चलो देखते हैं, क्या इफ वाली क्लॉज में कुड मॉडल आ सकता है? अभी देखते हैं। तराजू देखो, देखो भाई तराजू बनाई हमने तराजू। नाजी इफ वाली क्लॉज क्लॉज में मॉडल तो नहीं आ सकता है। इफ वाली क्लॉज में क्या क्या आ सकता है? V1 आ सकता है, V2 आ सकता है, हेड प्लस V3 आ सकता है। क्या लगाऊं? बाबा बागेश्वर जी से पूछ लेता हूँ। बाबा जी बताओ, इफ वाली क्लॉज में यहां पर, इफ वाली क्लॉज में मैं यहां पर क्या लगाऊं? V1 लगाऊं, V2 लगाऊं, V3 लगाऊं? बाबा जी से पूछने की जरूरत नहीं है, हमें देखने की जरूरत है दूसरे पढ़ले को। देखो, या तो ये पढ़ना सही होगा तो ये गलत होगा, ये सही होगा तो ये गलत होगा। इफ वाली क्लॉज में नहीं आ सकती तो क्या दूसरे वाले में क्या है? दूसरे वाले में कुड हैव प्लस V3 है, तो इस वाले पढ़ले में हेड प्लस V3 आना चाहिए। तराजू का दूसरा पक्ष देखो, तराजू के दूसरे पक्ष में है वुड हैव प्लस V3, इधर आएगा हेड प्लस V3। इफ आई हैड स्पोकन, इफ आई हैड स्पोकन हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? आगे बढ़ जाता हूं। इफ वाली क्लॉज में है अंडरस्टूड V2, क्या आ सकती है? हाँ जी आ सकती है। अगर इफ वाली क्लॉज में V2 है तो बाद वाली क्लॉज में वुड प्लस V1 आना चाहिए। वुड, कुड, माइट, ये प्लस V1 आना चाहिए। तो कुड के बाद सीधा V1, हैव टोल्ड नहीं, टेल, सीधा टेल V1 आएगा। कुड टेल। ठीक है मेरे भाई। चलो, हेड प्लस V3 कंडीशनल 3 क्या आ सकता है? हाँ जी आ सकता है। तो बाद वाली क्लॉज में क्या जाएगा? वुड जाएगा, हैव जाएगा, और V3 जाएगा, इंजॉयड आएगा। किसके तीनों सही थे? बताओ, मैंने एक भी सेंटेंस अगर मैंने नए रूल पे बनाया हो, मैंने आपको बोला या तो ये पक्ष गलत देगा तो इसके अकॉर्डिंग इसे सही कर दो, ये गलत देगा तो इसके अकॉर्डिंग इसे सही कर दो, इसके अकॉर्डिंग इसे, अगर देखो ये वाला सही है तो इसके अकॉर्डिंग इसे बदल दो, ये वाला गलत है तो इसके अकॉर्डिंग इसे बदल दो। ये मैं इनको बोलता हूं, ये पति पत्नी है। अगर पति सही है तो पत्नी को पति की बात मान लेनी चाहिए, और अगर पत्नी सही है तो पति को पत्नी की बात माननी चाहिए। पहला वाला पति होता है, कभी कभी गलत होता है वो। देखो, यहाँ पति ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग पत्नी को सही करो, पति ठीक है उसके अकॉर्डिंग पत्नी को सही करो। यहाँ पति गलत है तो पत्नी के अकॉर्डिंग पति को सही कर दो। ठीक है, ओके। चलो, अब मैं आ जाता हूँ इमेजिनरी सेंटेंसेस। हालांकि मैंने आपको ये बता दिया है, लेकिन फिर से मैं वो रिपीट कर रहा हूँ। कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। ठीक है,
वो धोखा दे गई, मोटिवेशन दी जी, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होना चाहिए भाई साहब, वो धोखा दे गई। लोग आपको धोखा नहीं देते हैं, लोग बिकाऊ होते हैं और आप गरीब होते हैं, आप उन्हें खरीद नहीं सकते हैं। सच है ये। लोग बिकाऊ हैं, आपकी औकात उन्हें खरीदने की नहीं, किसी और की औकात उन्हें खरीदने की हो जाती है। आप अपनी औकात बनाइए खरीदने की, है ना, तो फिर आपको कोई धोखा नहीं देगा। देखो आपने एक चीज देखी होगी, इंसान मोस्टली धोखा देता है किसी बेटर के लिए। जिनको हम धोखेबाज बोलते हैं, किसको बोलते हैं? कि जब किसी इंसान ने एक को छोड़ के दूसरा बेटर को अपना लिया हो। गलत है ये, लेकिन एक एंगल से थोड़ी देर के लिए दूसरे एंगल से सोच के देखो, सोच के देखो, देखो दूसरे एंगल से। आपके पास गाड़ी है, मान के चलो, इमेजिन कर, मैं सही नहीं बोल रहा हूं इस बात को, लेकिन मैं एक दूसरा एंगल अपने माइंड में लाने के लिए बोल रहा हूं। आपके पास आज अल्टो कार है, आपको ऑप्शन, मौका मिल रहा है फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो खरीदने का। आपके मन में भी ये विचार आएंगे, है ना? क्यों ना हम अपने पास ऑडी रख ले, मर्सिडीज रख ले, कि दूसरे किसी की औकात हो ही ना, वो दूसरा इंसान ज्यादा से ज्यादा स्कॉर्पियो तक के ऑप्शन दे सके। ठीक है, चलो। इफ, एज इफ, ओनली इफ, एज दो, आई विश, वी विश, ये वर्ड अगर किसी सेंटेंस में आते हैं, इनके बाद कैसा भी सेंटेंस हो, वॉज वर्ब में से वर आता है और वुड प्लस वी वन आता है, या फिर इनके बाद जैसी भी जो भी क्लॉज होगी हमेशा वो पास्ट में होगी। ये रूल आगे भी है, या सीधा फिर पास्ट को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो। ये बात मैंने आपको कल भी बताई। इफ आई वॉज यू, आई वुड वॉन्ट टू बिकम अ पायलट, इसका मतलब है काश मैं तुम्हारी जगह होता। तो इफ आई वर यू हो जाएगा। इसको मैं दूसरे तरीके से बना सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, वर आई यू, आगे एज इट इज, वुड प्लस वी वन, आगे एज इट इज। कल मैंने बता दिया, फटाफट बता रहा हूं। ये इफ आई वर हिम है, आई विल नॉट नहीं होगा, वुड होगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, वर आई, आगे आई नॉट पार्डन हर। ठीक, मैं अगर उसकी जगह होता, रियल में मैं नहीं हूं, अनरियलिस्टिक है, मैं रियल में नहीं हूं उसकी जगह, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उसे माफ नहीं करता। अब देखो सेंटेंस में एक चीज और थी, एक चीज और ध्यान देने की थी। देखते तुम ध्यान देते हो नहीं देते हो, मैं बढ़ रहा हूं आगे। देखते हैं तुम ध्यान देते हो नहीं देते हो। ठीक है, आप बोलोगे इफ वाली क्लॉज अगर आगे, सब्जेक्ट कैसा भी हो आएगा तो वर ही। इफ ही वर आ पुलिसमैन, काश वह पुलिसमैन होता, ही वुड कैच द कल्प्रिट, वुड के बाद वी वन आया। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, वर ही आ पुलिसमैन, आगे एज इट इज, आगे एज इट इज। नहीं मिला कोई भी, कोई शेर शेरनी नहीं मिला इस क्लास में। एक मिला है, नितिन मेरे शेर, मेरे शेर तुम दहाड़ोगे, तुमने बहुतों को पीछे छोड़ा है ना। आप तुमने अभी, लेख जी, नेहा चहल, ये वो, इनके लिए मैं गाना गाऊंगा अभी। अभी 3 स्टूडेंट ऐसे आए हैं जो आज शेर शेरनी निकले हैं। मतलब जो तुमने आंसर दिया, तो तुम्हारे आंसर बोर्ड पे आते हुए ये गाना बजना चाहिए था, कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में शोर सा ये छाया, उसकी भुजाएं। इतना ही आता है मुझे। वनिता कुमारी, आशीष, बहुत बढ़िया। अपनी इंद्रियों को जागृत करो और मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको अपनी
आत्मा से बताना, मैंने आपको कितनी बार बताया है, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि इज एम आर वॉज वर के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। कितनी बार बताया, बताओ चलो कितनी बार बताया कि इज एम आर वॉज वर के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। तो वर, इफ आई वर ही, या वर आई ही होगा। इफ आई वर ही या वर आई ही होगा। बताया है ना, हिम नहीं होगा। लेकिन पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा टीचर तो इधर है भाई, इधर पढ़ा रहा है तुम्हें। मैं चाहता हूं जितनी गलतियां तुम्हें करनी है, जितनी डांट मेरे से खानी है, तुम यहाँ क्लास में खा लो। इससे होता क्या है, चीजें थोड़ा ना इम्फेसाइज हो जाती है। जैसे मैं नॉर्मली से बता के निकल जाता, तो चीजें आपको लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहती। अब मैंने थोड़ा सा ऐसा माहौल बनाया, थोड़ा डाटा पीटा तुम्हें, क्या है, तुम्हें थोड़ा सा याद रह जाएगा आगे के लिए, ये सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जाएंगी। तो मेरा ये पर्पज होता है चीजों को ऐसा करने का। अब देखो, दो ही चीजें हैं मेरे भाई, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। क्या ध्यान देना, कि ये जो मेरे वर्ड्स हैं, इनके बाद अगर आगे वुड प्लस वी वन है तो इधर वर आएगा, वर वी टू ही है, कंडीशनल टू को फॉलो करेगा, वी टू वुड प्लस वी वन। ये दूसरा ये है, इनके बाद हेड प्लस वी थ्री, अगर बाद वाली क्लॉज वी टू में है। इनके बाद अगर बाद वाली क्लॉज वी टू में है तो पहले वाली क्लॉज हेड प्लस वी थ्री होगी, अगर बाद वाला वी टू में है। जी, अभिषेक शर्मा जी, लव यू टू मेरे भाई, तुम्हें तो वैसे ही लव यू है, तुमने फाइनल में जो पारी खेली है। ठीक है, चलो, दोनों सेंटेंसेस में अंतर समझना। मैं इसमें बहुत कंफ्यूज होता था, मेरे टीचर ने नहीं पढ़ाया था मुझे ऐसे, ठीक है, तो मैं बड़ा कंफ्यूज होता था। देखो, अगर इधर वर आ रहा है तो बाद में वुड प्लस वी वन आ रहा है, अगर इधर वर आ रहा है तो बाद में वुड प्लस वी वन आ रहा है, अगर इधर वर आ रहा है तो बाद में वुड प्लस वी वन आ रहा है, वर वुड प्लस वी वन। ये बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो? अगर इधर वुड प्लस वी वन है तो इधर वर है, अगर इधर वर है तो इधर वुड प्लस वी वन है, अगर इधर वी टू हो गया तो मुझे इधर हेड प्लस वी थ्री लेना है, कैसे भी लू मैं। ठीक है, ये मेरा अगला रूल बोलता है। आगे देखो, आई विश यू वर देयर व्हेन इंडिया वॉन। कुछ नहीं करना, इतना देखना है, आई विश, वी विश, ये वाले सेंटेंस में अगर आगे वी टू है तो इधर हेड प्लस वी थ्री होगा, तो वर की जगह हेड। देखो एक बात समझो, प्यार से समझना, इस बात को प्यार से समझना। यू क्या है, सब्जेक्ट है, देयर क्या है, एडवर्ब है, वर क्या है, सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो वर क्या है, आप बोलोगे जी जो वर है ये वी टू है, क्या ये मेन वर्ब नहीं है, आप बोलोगे जी मेन वर्ब, मेन वर्ब वी टू है। मैंने बोला मुझे चाहिए हेड प्लस वी थ्री, इसका मतलब ये है वी टू, मैंने लगाया हेड प्लस वी टू की वी थ्री, वर की वी थ्री क्या होती है, बीन होती है, वर की वी थ्री बीन होती है। पढ़ाया नहीं था मैंने आपको, यहां से फिर से लिख देता हूं, इज, सॉरी, आर या एम वी वन है, वॉज या वर वी टू है, बीन वी थ्री है, बीइंग वी फोर है, और इज वी फाइव है। कई बार यहाँ एम भी लिखना मिल सकता है, ये वॉज आपको यहां भी मिल सकती है पास्ट में। ठीक है, मैंने बोला ये है वी टू, जैसे कैसे, अब इसको ऐसे एग्जांपल से देख लीजिए, जैसे ये हो गो, ये हो वेंट, ये हो गॉन, ये हो गोइंग, और ये हो गोज।
अब मान के चलो वर की जगह यहां वेंट लिखा हुआ है, ये है V2, वेंट लिखा हुआ है V2। मैंने बोला हेड प्लस V3 चाहिए, तो आप क्या करोगे, हेड गॉन कर दोगे ना, कर दोगे कि नहीं कर दोगे? अगर यह वेंट होता तो तुम में से 10 में से 9 स्टूडेंट्स हेड गॉन कर देते। भाई आगे V2 है तो इधर मुझे चाहिए हेड प्लस V3, अगर वेंट होता तो तुम हेड प्लस गॉन कर देते। तो मेरे भाई यहाँ वर भी तो V2 है, तो हेड प्लस बीन नहीं करोगे, वेंट की जगह गॉन कर दिए, ऐसे ही वॉज वर की जगह बीन नहीं करोगे। ठीक है, चलो ओके आगे देखता हूं। We wish you attended the function when I got the prize। बाद वाली क्लॉज में V2 है, तो पहले वाली क्लॉज में हेड प्लस V3 होगा, हेड अटेंडेड। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अंडरस्टूड, बात को समझो। बाद वाली क्लॉज में अगर V2 है तो पहले वाली क्लॉज में हेड प्लस V3 आएगा, वी विस आई विस इस वाले सेंटेंस में। अगर बाद वाली क्लॉज में वुड प्लस V1 है तो इधर तब वर आएगा, तब वर आएगा। ठीक है, चलो अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये मिक्स क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता ये किस कंडीशनल के हैं। अब ये मैं उम्मीद करता हूं आप फटाफट करोगे। चलो दिमाग में तुमने कर लिया होगा कैसे। पहले वाली क्लॉज में हेड सब्जेक्ट V3 है, कौन सा कंडीशनल है? आप बोलोगे जी कंडीशनल 3 है। अगर पहले हेड प्लस V3 है तो बाद वाले में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वुड प्लस हैव प्लस V3 होगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, TCS ने पूछा हुआ है। ठीक है, हाँ भाई देखो मैंने यही तो बताया, यही तो मैंने बताया, ये देखो मैंने यहां पे बताया आपको, यहां भी बोल दिया। दो ही केस बन सकते हैं, दो ही केस बन सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर आएगा अगर बाद में वुड प्लस V1 है, और सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस V3 आएगा ही आएगा अगर बाद में V2 है। अगर बाद में V2 है तो हेड प्लस V3, अगर बाद में वुड प्लस V1 है तो ये हो जाएगा। ये रूल्स बहुत से टीचर पढ़ाते भी नहीं है, मुझे कन्फ्यूजन रहता था, मैंने कन्फ्यूजन अपना खुद का दूर किया, तो फिर मैंने आप लोगों के लिए रूल लाया हूं, वरना अपने देखोगे टीचर्स इसे पढ़ाते भी नहीं है। ठीक है, हाँ जी, आगे देख लेते हैं। हेड सब्जेक्ट V3 कंडीशनल 3 है, अगर इस वाली क्लॉज में हेड प्लस V3 है, ठीक है, तो बाद वाली क्लॉज में वुड प्लस हैव प्लस V3 होगा। वुड हैव टेकन ना टैक्सी। एडिक्विटी से क्वेश्चन ऐसे आए हैं, आए। एडिक्विटी एडिक्विटी से तो बहुत सिंपल आए हैं, कंडीशनल बहुत बहुत ज्यादा सिंपल पूछा गया है। एडिक्विटी सीधा सीधा आया है, सीधे सीधे क्वेश्चन, वो वर्कशीट में होंगे क्वेश्चन, जो आपको वर्कशीट मिलेगी उसमें क्वेश्चन हो। वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड। मैंने बोला पहले वाली क्लॉज में विल प्लस V1 है, क्या आ सकता है? हाँ जी आ सकता है। तो जो क्लॉज पहले हो क्या उसमें वो चीज आ सकती है? आ सकती है। बाद वाली क्लॉज में आफ्टर आ गया, मैंने बोला आफ्टर वाली जो क्लॉज होती हैं ये इफ वाली क्लॉज होती है। अगर दूसरे तराजू के पलड़े में विल प्लस V1 है, मतलब कंडीशनल 1 है, तो इफ वाली क्लॉज में V1 होगा, फिनिश होगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। फिर से समझ लो, जो क्लॉज पहले आई, मेरे पास क्लॉज पहले आई है उसमें विल प्लस V1 आया है, क्या आ सकता है? आ सकता है। इफ वाली क्लॉज में V1 रख दिया मैंने। ठीक है, नहीं इन्वेस्टिगेशन सिंगुलर है तो फिनिशेस होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में SIS लगा दी मैंने। ओके,
मैंने बोला जो अनटिल अनलेस होता है ये इफ वाली क्लॉज को दिखाता है। मेरे अकॉर्डिंग मैं अपनी भाषा में उसे इफ क्लॉज बोलता हूं, जिससे हम आसानी से समझ सके। क्या इफ वाली क्लॉज में विल मॉडल आ सकता है? लोग जी नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, तो क्या आ सकता है? अजी V1 भी आ सके, V2 भी आ सके, हेड प्लस V3 भी आ सके। तो बाद वाली क्लॉज में क्या है? बाद वाली क्लॉज में विल प्लस V1 है। इट विल नॉट लीव, इसका मतलब इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। नॉट दिया है तो ट्रेन डज आ जाएगा, डज नॉट गेट सिग्नल। समझे बात को? इफ वाली क्लॉज में मॉडल नहीं आ सकता, दे रखा है, गलत है। क्या आएगा? बाद वाली क्लॉज में विल प्लस V1 है तो इधर V1 आएगा। नॉट लगा है तो मैंने डू डज का सहारा ले लिया। ठीक है, चलो। एक तो गेट्स कर रही है, शर्म नहीं आ रही? नॉट लगा हुआ है, सीधा गेट्स लगाओगे? हैं? कितने दिन से पढ़ रहे हो तुम? करो, मेहनत करो खुद पर। चलो मेरे भाई, इफ वाली क्लॉज में हेड सब ना वर्ब है, मनी तो नाउन है, इसका मतलब यही मेरी मेन वर्ब है। इफ वाली क्लॉज में अगर ये मेन वर्ब है तो ये V2 है, तो क्या इफ वाली क्लॉज में V2 आ सकती है? हाँ जी, आ सकती है। इफ वाली क्लॉज में V2 है तो बाद वाली क्लॉज में वुड प्लस V1 आएगा। आई वुड लेंड होगा, LEND। इसकी लेंड लेंट लेंट होती है। ठीक है, जो इसकी वर्ब्स की फॉर्म होती है। इसका मतलब होता है भेजना, देना, भेजना, ये मीनिंग होता है। शर्म नहीं आ रही? नितिन हरो। शर्म नहीं आ रही ना? इतना तो सिंपल है, इतना सिंपल है। इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा? इतना ज्यादा तो सिंपल है कि भाई दो चीजें हैं, आप देखते चलो, इसमें ये दिया है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें वो आएगा। इसमें V2 दिया है, मनी नाउन है, इसका मतलब यही मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब है तो ये V2 है। अगर ये V2 है तो इधर वुड प्लस V1 लगा दो। यार कितना इजी है, पता नहीं तुम। इफ आई वॉज यू, मैंने बोला इफ अगर सेंटेंस में आ गया, चाहे सब्जेक्ट कैसा हो, आएगा तो वर ही। और अगर इफ वाली क्लॉज में वर है तो बाद वाली क्लॉज में वुड प्लस V1 होगा। दे रखा है सही कि भाई मैं अगर उसकी जगह होता मैं उसे एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं करता, ये इसका मीनिंग है। कैसे पता चलेगा कंडीशन? बहना तो बागेश्वर बाबा से पूछ ले, मेरी बहन बागेश्वर बाबा से पूछ ले, कैसा पता चलेगा कौन सा कंडीशनल लगेगा? आप उनसे ही पूछ लो, क्योंकि मैं तो बहुत बता चुका। अब आपको वही बता सकते हैं कि कौन सा कंडीशनल लगेगा, है ना? चलो, इफ यू सॉ अ टाइगर व्हाट विल योर रिएक्शन बी? प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। आप बोलोगे जी इफ वाली क्लॉज में V2 है, क्या आ सकता है? हाँ जी, आ सकता है। अगर इफ वाली क्लॉज में V2 है तो बाद वाली क्लॉज में वुड प्लस V1 होगा। वुड योर रिएक्शन बी वुड प्लस V1? बताओ, आगे बढ़े। अब मैंने आपको सारे ही क्वेश्चन का निचोड़ करा दिया है, सारे मिसलेनियस सब मैं आपको यहां पर करा रहा हूं। क्यों पहचानना है क्वेश्चन को? क्वेश्चन पहचानने के थोड़ी नंबर मिल रहे हैं आपको, अंग्रेज थोड़ी ना बन रहा है, नन्ना मुन्ना राई बनना है। आपसे ये थोड़ी ना पूछा है कौन से टॉपिक से आया है। क्यों पहचानना? और ये चीजें जब तक आप पहली बार इंग्लिश पढ़ते हो तब तक ये डाउट आता है। जब आप इंग्लिश 3-4 बार रिवाइज करने लग कर चुके होते हो तो फिर आपको अपना पता लग जाता है कि ये यहाँ से है, इस टॉपिक से है। स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ता था मेरे माइंड में भी यही आता था कि यार पता कैसे लगेगा कि नाउन से एरर है, पता कैसे लगेगा कि टेंस से एरर है, पता लगाना क्यों है। जैसे ही मैंने 4-5 बार रिवाइज किया फिर अपने आप पता लग जाता था। फिर ये नहीं दिमाग लगाना पड़ता था ये नाउन से एरर तो नहीं हो सकता, पता ऐसे लगेगा।
इफ वाली क्लॉज में आई सब्जेक्ट, हेड V2 है और टू हाउसेस उसका ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब यही मेन वर्ब है। तो अगर इफ वाली क्लॉज में V2 है तो बाद वाली क्लॉज में वुड प्लस डायरेक्ट V1 वुड गिव। अगर मेरे पास दो घर होते मैं एक घर तुम्हें दे देता, अगर मेरे पास दो घर होते मैं एक तुम्हें दे देता भाई। बाद में भूलना, मुबारक हो आप इंसान हो, अब भी हम जैसे इंसान हो। तुम एक चीज नहीं समझ रहे, मैं पर डे तुमसे एक चीज बोलता हूं, पहली बार तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, 50 से 60% अगर तुम्हें चीजें समझ में आ रही है तो आसपास, घर के आसपास जो काला कुत्ता हो उसे प्रसाद बांट देना, उसे बिस्किट खिला देना। अगर पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हो 50 से 60% चीजें क्लियर हो रही हैं, सच बता रहा हूं ये बात। पहली बात, अगर तुम्हें पिछले का 20% भी याद रह पा रहा है तो दोबारा से फिर काले कुत्ते को बिस्किट खिला देना, दोबारा से खिला देना। आप सोच के देखो ये बात, आप मेरी विश्वास करो, मैं आपके भाई हूं, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका टीचर हूं, कि फर्स्ट टाइम इंग्लिश पढ़ने से 50% चीजें समझ में आना बहुत बड़ी बात है, 20% चीजें पुरानी याद रहना बहुत बड़ी बात है। आप सोच रहे हो मैंने एक बार पढ़ा और सब कुछ मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए, किसी के नहीं आता। हम टीचर है, हमारे भी नहीं आता था। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, आप उसके बाद वर्कशीट से आप प्रैक्टिस कर लोगे, 2-3 बार रिवीजन कर लोगे, फिर आपको ना तो ये, अभी आप पूछ रहे हो सर कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक से है, तब आपको ना तो ये पूछने की जरूरत पड़ेगी किस टॉपिक से है, ना ये याद रखने की जरूरत पड़ेगी रूल कहां कैसे लगाना है। आपको अपने आप सारी चीजें होने लगेंगी, तब जाके आप 80% स्कोर करोगे। जब आप 7-8 बार रिवीजन कर लोगे तब 95 से 100% के बीच स्कोर करने लगोगे। एक चीज हमेशा बोलता हूं, 100% स्कोर करने के लिए थोड़ा सा लक चाहिए, थोड़ा सा लक का सहारा चाहिए, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा जिसमें डाउट होता है। मेरे 50 आउट ऑफ 50 आए, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मुझे डाउट था कि या तो ये ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है, लक ने साथ दिया तो जो ऑप्शन ठीक था मैं उसे ही चूज करके आया था। एक बार मेरे रह भी गए थे, 45 रह गए, 48 रह गए थे मेरे क्वेश्चन, में छोड़ के आया था। एक बार 47.5 भी आए हैं। थोड़ा सा लक चाहिए होगा, ठीक है। चलो, तो एक तो जब आप अगर अभी के ये टॉपिक पढ़ रहे हो, पीछा वाला भूल जा रहे हो, बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तो कोशिश करता हूँ पीछे वाली चीज रिवाइज कराता रहूं, जैसे मैंने अभी आपको कराया कि इज एम आर वॉज वर के बाद क्या आता है, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। मैंने आपको रिवाइज कराया कि मॉडल के बाद क्या आता है, V1 आता है। मैंने आपको रिवाइज कराया कि जो वॉज वर की थर्ड फॉर्म होती है इज एम आर वॉज वर की, वो बीन होती है, बीन होती है। तो मैं तो खुद रिवाइज कराता रहता हूँ। सबसे इजी सब्जेक्ट है, हिंदी से 5 गुना इजी है, हिंदी पढ़ी है मैंने, मैंने टीचिंग एग्जाम से दिए, हिंदी पढ़ी है, हिंदी से 5 गुना इजी इंग्लिश है। दोनों चीजें मैंने पढ़ी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बार पढ़ने में आपको मुश्किल लग रही है, 2-3 बार पढ़ के रिवीजन करने से हिंदी से ज्यादा इजी है। हिंदी में अलंकार पहचानना भाई साहब मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती थी, मैं नहीं पहचान पाता था अलंकार। हिंदी में बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाता था, दिमाग कम था हमारे अंदर। आपको पता है अनटिल अनलेस वाली क्लॉज में मॉडल नहीं आता है, फिर क्या आता है, बाद में देखो, बाद में विल प्लस V1 है तो इधर V1 वाला चाहिए, नॉट लगा हुआ है तो V1 में डू या डज का सहारा ले लूंगा। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आ जाएगा। इफ ही डज नॉट अंडरस्टैंड, इफ ही डज नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है मेरे भाई। चलो, अब तो सारा रिवीजन हो रहा है आपका। इफ वाली क्लॉज में मॉडल नहीं आवत है, क्या आता है फिर, बाद वाली क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 है, कंडीशनल 3, तो इधर मुझे हैड प्लस V3 चाहिए, तो मैं बोलूंगा सी हैड कम केम कम, इफ सी हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर द मनी सी नीडेड, कि अगर वो मेरे पास आती तो मैं उसे वो मनी दे देता जो उसे जरूरत थी। यहाँ थोड़ा ये रिग्रेट को दिखाता है, काश यार वो मेरे पास आ जाती तो मैं उसे वो मनी दे देता जो उसे जरूरत थी।
इसका मतलब ना तो वो मेरे पास आई, ना मैंने मनी दी। इसमें दो एक्शन होते हैं, दोनों अनफिनिश्ड होते हैं, दोनों एक्शंस अनफिनिश्ड होते हैं। इफ सी हैड कम टू मी, इसका मतलब वो मेरे पास नहीं आई। आई वुड हैव गिवन हर द मनी, इसका मतलब मैंने पैसे नहीं दिए। आती तो दे देता, ना आई ना दिए, दोनों निगेटिव मीनिंग बताता है, ठीक है। चलो, आई विल नॉट कम इन केस इट विल रेन, आपको पता है इन केस लगा है, इन केस वाली क्लॉज में मॉडल नहीं आता है, तो क्या आता है, दूसरी वाली क्लॉज में विल प्लस V1 है, तो इधर सीधा सीधा V1 आएगा, तो इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, रेन नहीं होगा, रेन्स होगा। रेन नाउन भी है, रेन वर्ब भी है। जब रेन है नाउन, जब है ये नाउन, इसका मीनिंग है वर्षा, और जब ये है रेन वर्ब, जब है ये वर्ब, तो इसका मीनिंग है वर्षा होना। तब इसकी फॉर्म होती है रेन्ड, रेन्ड, रेनिंग और रेन्स। रेन V1, रेन्ड V2, V2 V3 V4 और V5, सेम पानी के साथ, जैसे वाटर है, वाटर मीन्स पानी भी है, वाटर मीन्स पानी देना भी है, वाटर्ड, वाटर्ड, वाटरिंग, वाटर्स, ऐसे ही रेन के साथ भी है। इफ वाली क्लॉज में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब रेन से लगाओगे। मॉडल को V1 चाहिए था, तो विल के बाद रेन यहाँ V1 था, अब सिंगुलर है तो रेन से चाहिए, ठीक है। चलो जी, नहीं, आपकी कोशिश तो ज्यादा से ज्यादा सीखने की है, मेरी कोशिश है मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाऊं। आप बोलोगे जी वर सी आई, ये तो इफ सी वर, इफ वर सी आई, इफ सी, हाँ, वर आई वाला सीन है। आपको पता है इसमें क्या होता है, बाद वाली क्लॉज में वुड प्लस V1 होता है, वुड अलाउ हो जाएगा। नहीं, वाटर्स अगर वर्ब है, वाटर्स वैसे भी होता है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, तो तुम लिख लो यार, कितना समझाऊं तुम्हें मैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर का मीनिंग है पानी, ये है अनकाउंटेबल। बहुत सारे पानी को वाटर्स नहीं बोल सकते, वाटर्स का मीनिंग है समुद्र। वाटर में ऐसे लगा दिया समुद्र हो जाएगा। जैसे सैंड मीन्स रेत है, सैंड्स मीन्स रेगिस्तान है, वाटर मीन्स पानी है, वाटर्स मीन्स समुद्र है, आयरन मीन्स लोहा है, आयरन्स मीन्स जंजीरें हो जाता है ना। ये नाउन है, ये भी नाउन है, और वाटर्ड जो होगा ये वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो वाटर्स हो सकता है, तब वाटर्स हो सकता है, वर्ब के रूप में पानी देना इसका मीनिंग है, ठीक है। चलो, अंडरस्टूड। और क्वेश्चन देख लीजिए, इफ सी केम टू मी, इफ वाली क्लॉज में V2 है, तो बाद वाली क्लॉज में वुड प्लस V1 आएगा। अब मैं थोड़ा स्पीड में कर लूं, अब बस मुझे एक थम अप करेंगे कि क्या मैं थोड़ा स्पीड में कर लूं। जी विमलेश जी, थैंक यू मेरे भाई। बताओ, क्या मैं अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ सकता हूं। गुड मीन्स अच्छा होता है, गुड्स मीन्स सामान, वो फॉर्म ही बदल गई, गुड एडजेक्टिव है, गुड्स नाउन हो जाता है, ठीक है। चलो, अब देखो मैं थोड़ा स्पीड पकड़ूंगा। मैंने बोला पहली वाली क्लॉज में हेड सब्जेक्ट V3 है, कंडीशनल थर्ड है, तो बाद वाली क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 होगा, द फंक्शन नो एरर है, नो एरर है। इफ वाली क्लॉज में मॉडल नहीं आ सकता, क्या आ सकता है, बाद वाली क्लॉज में विल प्लस V1 है, तो इधर सीधा V1 आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट वर्क्स आएगा। देखो नॉट नहीं है तो मैंने डू डज का सहारा नहीं लिया, मैंने ही के साथ सीधा सीधा V1 वर्क्स कर दिया है। हाँ, एक और क्वेश्चन है, अनलेस अनटिल के साथ, मैंने तुम्हें बताया नहीं बताया, नॉट नहीं आ सकता।
ठीक है, मैंने आपको बताया अनलेस अंटिल के साथ नॉट नहीं आ सकता, एडवर्ब में पढ़ाया था। ठीक है, अब नॉट नहीं है तो डू भी नहीं आएगा, क्योंकि डू डज तो आता ही नॉट के लिए है, नॉट के लिए आता है। अनलेस अंटिल मतलब ये इफ वाली क्लॉज है। इफ वाली क्लॉज में क्या क्या आ सकता है? व्हेन, अनटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, इन केस, इन, आपको प्रोवाइडेड, ये सब आ सकते हैं इफ वाली क्लॉज में। अगर मेरे भाई इफ वाली क्लॉज में अगर मैंने ये काटा, भाई नॉट काट दिया तो डू भी कट गया, इफ वाली क्लॉज में V1 है तो बाद वाली क्लॉज में विल प्लस V1 आएगा, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ठीक है, बताओ जी, आगे बढ़ जाता। अब मैं यहाँ पे एक और नया रूल आपको पढ़ाऊंगा, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। बिफोर वाली क्लॉज इफ वाली क्लॉज है, इफ वाली क्लॉज में कभी भी मॉडल नहीं आता है, तो क्या आ सकता है? बाद वाली क्लॉज में V1 है तो इस वाली क्लॉज में V1 आएगा। बिफोर द प्लेस कम यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी बिल। इन्हें हम सेमी मॉडल्स बोलते हैं, बेटर शुड बेटर ये हम मॉडल्स में देखेंगे। चलो जी, अब मैं आपको एक और, मतलब बेसिकली वो रूल नहीं है, ऐसे ही मैं आपको बता देता हूं, ध्यान सुनना, यहां नोट लिख लेना। इफ हिंदी में लिख लो, आ सेंटेंस स्टार्ट इन पास्ट टेंस, इट विल कंटिन्यू इन पास्ट अनलेस, until, until लिखो, until you, until it have, it has a specific tense denoting word। ये क्या मैंने लिख दी उर्दू फारसी, क्या उर्दू फारसी मैंने लिखी? इफ आ टेंस स्टार्ट्स इन पास्ट, अगर कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू होता है, इट विल कंटिन्यू इन पास्ट, तो वह पास्ट में ही चलेगा, until it has a specific time denoting word, जब तक उसमें कोई स्पेसिफिक टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं आ जाता है। अब सिंपल बता दूं तो मैं सिंपल, कोई भी सेंटेंस पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म, जब तक कि उसमें कोई स्पेशल टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं आता है। अगर स्पेशल टाइम डिनोटिंग वर्ड आ गया तो आपकी मजबूरी, आपको बेड़िया लगेंगी। अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है तो पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म होगा। और अभी थोड़ा सा पास्ट देख लीजिए, हालांकि मैंने आपको बता रखा है, इज, एम, आर का पास्ट होता है वॉज वर, डू, डज का पास्ट होता है डिड, V1 या V5 का पास्ट होता है V2, हैज या हैव का पास्ट होता है हैड, विल या शैल का पास्ट होता है, ये मैंने बता रखी हैं चीजें, वुड, बस आपको फिर से ऐसे ही बता रहा हूं। कैन का पास्ट होता है कुड, मे का पास्ट होता है माइट, कुछ भूला तो नहीं हूं मैं? मे का पास्ट होता है माइट। टाइम डिनोटिंग वर्ड या टेंस डिनोटिंग वर्ड जो मैंने आपको बताया नहीं है, टेंस डिनोटिंग वर्ड, अगर आगे किसी में नाउ आ गया तो प्रेजेंट में बनाना पड़ेगा, अगर किसी में पास्ट की ईयर आ गया तो V2 में बनाना पड़ेगा, यस्टरडे आ गया तो V2 में बनाना पड़ेगा। ये मैंने टेंस में नहीं बताए थे आपको, टाइम डिनोटिंग वर्ड, टेंस डिनोटिंग वर्ड। चलो, अगर टेंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इस रूल से पूछे गए हैं, जो रूल मैं आपको अब करा रहा हूं। बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे, पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म, पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म, पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म।
आसी सिंगुलर सब्जेक्ट अपील्ड V2, मतलब सेंटेंस पास्ट में शुरू हो गया। टू द मैनेजिंग कमेटी, दैट ही में नहीं आएगा, पास्ट में माइट जाएगा। अब ये कोई अलग चीज नहीं है, वही चीज है कि भाई आइए कि पास्ट घटना को बता रहे हैं, तो सारी चीजें पास्ट में तो बोलोगे कैसे कि भाई जो आशीष ने अपील करी थी मैनेजिंग कमेटी से कि वो अलाउ कर सकते थे फोर्स को ज्वाइन करने के लिए। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सीधा सिंपल चलना है, पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म, बात खत्म। आई आस्क्ड V2 है, पास्ट में शुरू हो चुकी है क्लॉज, सेंटेंस की कोई भी क्लॉज पास्ट में शुरू हो गई है तो। इफ सी सिंगुलर सब्जेक्ट भाई साहब पास्ट में जाएगा, पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म, हैव की पास्ट फॉर्म हैड होती है, बी आएगा ही नहीं, बी का पास्ट वॉज वर होगा, नहीं बी का पास्ट वॉज वर, लेकिन बी बिना हेल्पिंग वर्ब के थोड़ी ना जाएगा। वो एक आपको जो आपने देखा होगा सब्जंक्टिव मोड है, उसकी मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, सब्जंक्टिव मोड अलग चीज है, ठीक है यार। लेकिन सब्जंक्टिव मोड मुझे कंजंक्शन में पढ़ाना चाहिए था, कंडीशनल में पढ़ाना चाहिए था, वो मिस्टेक हो गई। चलो सब्जंक्टिव मोड फिर मैं आपको वर्ब में पढ़ा दूंगा, वर्ब एडवांस में। कंडीशनल में मुझे पढ़ाना चाहिए था, सॉरी मेरे माइंड में नहीं रहा सब्जंक्टिव मोड। हालांकि सब्जंक्टिव मोड की मैंने यूट्यूब पर स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, मात्र 12-15 मिनट की वीडियो है, आप सब्जंक्टिव मोड बाय विपिन सर जाके देख लेंगे, मिल जाएगी, मैं फिर भी यहाँ बता दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाता हूँ। व्हेन द डॉक्टर सब्जेक्ट फाउंड V2 है, V2 मतलब सेंटेंस पास्ट में शुरू हो गया। दैट द प्लेयर हैज नहीं होगा, हैड होगा। कितना इजी है, पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म। टेकन प्रोहिबिटेड मेडिसिन ही रिपोर्टेड, अब देखो पास्ट में शुरू पास्ट में चला, आगे भी पास्ट में है जी। बताओ, इजी है ना मेरे भाई, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, अपने पास से नहीं लाया हूं मैं ये। लोग आप बोलोगे वी सब्जेक्ट ऑफन क्या है मेरा, आपका वो है कौन सा एडवर्ब है ये, अबे आ जा दिमाग में याद, कौन सा एडवर्ब है यार, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। सब्जेक्ट वेंट V2 है, V2 मतलब पास्ट है, सेंटेंस पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म, क्योंकि आगे कोई भी टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है, टेंस डिनोटिंग वर्ड नहीं है, कोई भी टेंस डिनोटिंग वर्ड नहीं है। बताओ अगर हो तो, नहीं है ना आगे कोई भी टेंस डिनोटिंग वर्ड। और एक तो कर रहा है जी वुड, आई विल गिव किस में कर रहे हो तुम, छोड़ो, कोई और दुनिया में है वो। व्हेन ही वॉज पास्ट में शुरू, द पुलिस इन नवंबर 2024, मैंने क्या बोला था, अगर पास्ट की ईयर दे दी तो वो V2 में बनेगी, और उसी की पैसिव वॉइस होएगी वॉज या वर प्लस V3। पास्ट की ईयर V2 में जाता है, उसी पैसिव वॉइस में वो वॉज वर प्लस V3 में चला जाएगा। व्हेन ही वॉज अरेस्टेड, अरेस्ट होने का काम उसने नहीं किया, उसको अरेस्ट किया गया, उसने रिसीव किया है, तो पैसिव वॉइस है, एक ही बात है, V2 हो एक्टिव वॉइस V2, पैसिव वॉइस वॉज वर प्लस V3, ठीक है। हिज फॉलोअर सब्जेक्ट गो ऑन नहीं जाएगा, वेंट ऑन जाएगा, पास्ट में खत्म, क्योंकि कोई भी टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं आया है, ठीक है। इफ आई लिव्ड हियर सिंस 1997, आई हैव लिव्ड हियर सिंस 1997, देयरफॉर आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस सिटी। तुम में दम है ना, तुम बोलते हो तुम में दम है, ये क्वेश्चन सही करके दिखा दीजिए।
फॉर सिंस कहाँ लगता है, मैंने कराया तो है। क्लास नहीं ली इसका मतलब, कविता सिस्टर आपने क्लास नहीं ली है। सिंस फॉर मैंने कराया है। फॉर आता है ड्यूरेशन के लिए, सिंस आता है इसके लिए, सिंस आता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। नहीं कर पाया कोई भी, कोई है शेर शेरनी जो एकदम से निकले अपनी गुफा से और इस क्वेश्चन का सही आंसर दे दे? है कोई? नहीं है। अब तो मैंने हिंट भी दे दी। आई लिविंग कैसे हो जाएगा, कतई गुड़ गोबर ही कर दिया मेरे भाई तूने तो। कुशवाहा कतई गुड़ गोबर कर दिया भाई। आई लिविंग सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट V4। थोड़ा सा आंसर प्रिंस प्रजापति ने दिया है, विवेक ने भी मेरे भाई आंसर सही दिया है। नहीं, आगे गलत कर दिया विवेक ने। देखो मैंने, अगर आपको याद हो, हाँ विक्रम मेरे भाई आपने भी सही आंसर दिया। अब निकले तुम, निकला करो अपनी गुफा से बाहर। बोल दो सर जी नाम नहीं लेता, अरे नाम वाला है, काम तो करो, क्यों नहीं लिया जाएगा नाम? देखो मैंने बोला सिंस फॉर के बाद अगर टाइम दे दिया तो सेंटेंस परफेक्ट में बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? आप बोलोगे हाँ जी। या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाओ या परफेक्ट में बनाओ। तो ये बोलो, या तो बोलो आई हैव लिव्ड देयर, आई हैव लिव्ड देयर हेयर। आई हैव प्लस V3 लगाओ, या हेड प्लस V3। अगर हैव प्लस V3 है तो नो ठीक है, अगर हेड प्लस V3 है, लिव्ड करोगे तो फिर न्यू हो जाएगा, न्यू। ठीक है, वैसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है आई हैव लिव्ड और यहां नो ही रखो। आई हैव लिव्ड और नो ही रखो। आई हैव बीन लिविंग भी हो जाएगा, आई हैव बीन लिविंग वाले भी ठीक है। या तो हैव लिव्ड करो या हैव बीन लिविंग। लेकिन हैव बीन प्रेजेंट में है तो फिर प्रेजेंट में नो में जा सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना। द फिल्म स्टेटेड नहीं था, स्टार्टेड था ये। कंडीशनल जितनी भी बन सकती थी, सारी कंडीशनल के क्वेश्चन मैंने यहां लिए हुए हैं, सारी कंडीशनल। टू एट ऑन भाई, क्या करूं मैं इनका? टू एट ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है क्या? मैंने प्रेपोजिशन पढ़ा दी? क्या मैंने प्रेपोजिशन पढ़ा दी? पेन है, कलम है, मत भागो इससे आगे, इससे आगे मत भागो। मैंने प्रेपोजिशन नहीं पढ़ाई है तो टू एट ऑन का क्यों कंफ्यूजन दूर होगा आपका? चलो, आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज टू, दो क्लॉज दोनों पास्ट में और बिफोर से जुड़ी हुई हैं। तो बिफोर से पहले हेड प्लस V3, बाद में V2 होगा। आप बोलोगे सर जी ये तो दोनों ही पास्ट में, ये भी पास्ट में ये भी पास्ट में, तो क्या मैंने आपको नहीं बताया कि बिफोर से पहले हेड प्लस V3 होगा? बिफोर से पहले हेड प्लस V3, बिफोर के बाद V2। ओहे, उल्टा ही कर दिया, उल्टा ही कर दिया। पूरा प्रैक्टिस सेट भी देंगे, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद देंगे ना। अगर बिफोर से दो क्लॉज जुड़ी हैं, दोनों पास्ट में है, तो पहले वाली हेड प्लस V3, बाद में V2। बताओ मैंने आपको नहीं पढ़ाया क्या? मैंने आपको बताया बाय द टाइम व्हेन बिफोर, बाय द टाइम हो, व्हेन हो, बाय द टाइम हो, बिफोर हो। अगर इनसे दो क्लॉज जुड़ी हैं, रीच्ड V2, ऑलरेडी केम V2, दोनों पास्ट में है, तो इससे पहले वाली क्लॉज। अब ये तो बिफोर के बाद वाली क्लॉज है, इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, ये क्लॉज पहले वाली है। अब देखो इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान देना मैं कैसे लिख सकता हूं। माई फादर ऑलरेडी
came when I reached home। लिख सकता हूं केम फ्रॉम ऑफिस, तुम समझ जाना, केम फ्रॉम ऑफिस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कहो हाँ लिख सकते हो, बोलो हाँ लिख सकते हो, बोलो। तो मेरे भाई अब क्या दिक्कत है? बाई द टाइम हो, बाई द टाइम हो, वैन हो, बिफोर हो, एक ही बात है। इससे पहले वाली क्लॉज हेड प्लस V3 में जाएगी, तो यहां हेड नहीं आएगा। हेड ऑलरेडी कम केम कम, यहां कम करोगे, बाद में V2 है। एग्जामिनर क्या करता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस वाले पार्ट को पहले लिख देता है व्हेन आई रीच्ड होम, और इस वाली क्लॉज को बाद में लिख देता है। तो आपको एक तो बात पता है, बिफोर से पहले वाली क्लॉज, ये तो बाद वाली है, ये तो बाद वाली, इसका मतलब ये वाली पहले वाली है, ये वाली पहले वाली है। कोई ऐसा तो नहीं है रॉकेट साइंस है, सिंपल भाषा में समझ लो, ठीक है। आपको पता है आफ्टर के बाद वाली क्लॉज अगर दोनों पास्ट में है, पहले देख लेना दोनों पास्ट में है नहीं है। रीड रेड रेड दोनों प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, ये V2 ही है। अगर विनोद, देखो विनोद सिंगुलर सब्जेक्ट है, या तो होता रीड्स, अगर रीड से नहीं है इसका, देखो रीड की तीनों स्पेलिंग सेम होती है, रीड READ READ READ, प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। V1 को रीड पढ़ते हैं, V2 को रेड पढ़ते हैं, V3 को रेड पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये V2 है। ही डिसाइडेड, बाद में भी V2 है, बाद में भी V2 है, बाद में भी V2 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आफ्टर से दो क्लॉज जुड़ी हैं, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 1 और ही सब्जेक्ट और ये वर्ब क्लॉज 2, दो क्लॉज जुड़ी हैं, दोनों पास्ट में हैं। तो आफ्टर मतलब बाद में, तो बाद वाली क्लॉज हेड प्लस V3 में जाएगी। हेड रीड रेड रेड द मैगजीन। राधिका, बहुत शानदार गुड़िया, बहुत शानदार। आफ्टर के बाद वाली क्लॉज हेड प्लस V3 में जाएगी। अंडरस्टूड? नहीं, आफ्टर मतलब बाद में, तो बाद वाली क्लॉज, ये क्लॉज बाद में है ना, आफ्टर के तुरंत बाद ये क्लॉज है, इसका मतलब ये पहले वाली क्लॉज है। लास्ट दो क्वेश्चन। द पुलिसमैन सिंगुलर सब्जेक्ट आस्क्ड V2, सेंटेंस पास्ट में शुरू हो गया। मैनी पीपल, बट कंजंक्शन है। नो वन वॉज नोइंग हाउ द एक्सीडेंट हैपन। बताओ, बताओ कैसे सही होगा? नहीं, तुम पता नहीं क्यों करते हो ऐसी गलतियां मेरे भाई, क्यों करते हो? आफ्टर मतलब बाद में, तो बाद वाली क्लॉज हेड प्लस V3 में। बिफोर मतलब पहले, तो पहले वाली क्लॉज। तुम क्या करते हो ना, तुम पहले पैटर्न को फॉलो करते हो, सर जी ने पहले ही बताया इसमें भी यही होगा, थोड़ा सोचा करो। आप बोलोगे सर जी हमें एक बात पता है, जो नो है किसी भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं बन सकती है, तो हेल्पिंग वर्ब है, तो मेन वर्ब है। तो सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस, मैंने क्या बोला था, उसको बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट। तो वॉज नोइंग की जगह नो वन न्यू करेंगे, KNEW, न्यू। पता है हमारे टीचर, एक और चीज मैं आपको बताता हूं यहां पर, माई गाइड वॉज ब्लाइंड बट ही ब्रिंग मी होम सेफली। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन आपसे अब बाद में पूछे, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में SSC के द्वारा पूछे गए, सारे क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन अपने घर से बना के नहीं लाया था। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, बताओ कहां पे एरर है। माई बोला है, देखो
क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं मैं। माई बोला है मुझे चाहिए नाउन, गाइड नाउन, कितने गाइड है? एक है। वॉज सिंगुलर वर्ब है। ब्लाइंड एडजेक्टिव है, लेकिन सेंटेंस पास्ट में शुरू हो गया है। माई गाइड वॉज ब्लाइंड, जो मेरा गाइड था वो अंधा था। बट कंजंक्शन है, तो मुझे एक बात पता लग गई, अगर पहली वाली क्लॉज पास्ट में है तो बाद वाली भी पास्ट में रहेगी, अगर कोई स्पेसिफिक टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं आ गया प्रेजेंट का। कोई ऐसा वर्ड आ गया कि भाई वो प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट में बनाना मजबूरी है ना। बट ही सब्जेक्ट है, ब्रिंग नहीं होगा, ब्राउट होगा। V2। इस सेंटेंस को आप वैसे भी सही कर लेते, एरर में आया था। आपको इतना पता होना चाहिए ही सिंगुलर सब्जेक्ट, ब्रिंग तो नहीं आएगा, ब्रिंग्स आएगा। अगर आप इतना भी सोच लेते तो क्वेश्चन तो आपका वैसे ही बन जाता। ठीक है, मैं क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे यहीं से, आप बताना मुझे क्या होगा। आपको मेरी राइटिंग तो समझ आ जाती है ना, क्योंकि मैं ऐसा ही हूं, मैं आधी कर्सिव लिख देता हूँ, आधी सिंपल लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, कभी कभी स्लोली लिख देता हूँ। मतलब मुझे नहीं पता आपको समझ आती है नहीं आती, क्योंकि कई बार मुझे लगता है, पता नहीं आपको समझ आ रही होगी नहीं आ रही होगी। माई गाइड वॉज ब्लाइंड बट ही इज कंफर्टेबल, कंफर्टेबल इधर लिख रहा हूं मैं, विद हिज साइट राइट नाउ। क्या ये सेंटेंस सही है गलत है? बताओ। देखो, सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ, माई गाइड वॉज ब्लाइंड, पास्ट में शुरू हुआ, ठीक है। बट कंजंक्शन है, तो आगे वाली क्लॉज पास्ट में चलनी चाहिए, तो मैंने वॉज कर दिया। कंफर्टेबल विद हिज साइट राइट नाउ, लेकिन जैसे ही सेंटेंस में राइट नाउ आया, ये किस में आता है? प्रेजेंट में आता है। ये तो प्रेजेंट में आता है ना प्रेजेंट में। तो अब मैं इसे पास्ट में नहीं करूंगा मेरे भाई, अब वॉज नहीं आएगा, अब इज ही आएगा। मैं ये समझाना चाह रहा था कि पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म होगा, अगर कोई भी स्पेसिफिक टेंस को डिनोट करने वाला वर्ड नहीं आया। अगर आ गया तो फिर उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। अब आ गया तो उसी के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। राइट नाउ, अब मतलब प्रेजेंट में, राइट नाउ मतलब प्रेजेंट में अब जैसे ही राइट नाउ आए प्रेजेंट का आगे, तो अब बना सकता हूं प्रेजेंट में। पास्ट में शुरू होने के बावजूद प्रेजेंट में बना सकता हूं। और ये कोई अलग बात नहीं है, खुद सोच के देखो भाई, उसने पहले पास्ट वाली बात बताई और अब प्रेजेंट वाली बात बता रहा है, तो पास्ट वाली बात बताई पास्ट में, प्रेजेंट वाली बात बताई प्रेजेंट में बना दी। तो ऐसे अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड आ गया, टेंस डिनोटिंग वर्ड आ गया, तो फिर तो आप उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जस्ट प्रेजेंट को बताता, जस्ट मतलब अभी प्रेजेंट को बताता है। ठीक है, चलो। यहाँ पे मेरे भाई हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे कंडीशनल खत्म होते हैं। कंडीशनल की मैंने आपको प्रैक्टिस भी करा दी। आज आपको कंडीशनल के कितने क्वेश्चन मिलेंगे? आज आपको कंडीशनल सारे मिला के टोटल 30 क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं आज आपको किस टाइम, आज आपको 4 PM, 4 PM टोटल कितने 30 क्वेश्चंस दूंगा। कौन से टेलीग्राम चैनल है? इंग्लिश बाय विपिन भाटी सर, RW। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, स्पेस नहीं देना है। ई कैपिटल, वी कैपिटल, बी कैपिटल और एस कैपिटल, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। और इस पर मैं आपको किस टाइम 4 PM 30 क्वेश्चंस मिलेंगे कंडीशनल सेंटेंस के क्विज के रूप में।
वो आपको जरूर लगाने हैं। और फिर मुझे बताना भी है शाम को टेलीग्राम चैनल में, मुझे बताना है आपका स्कोर कितना रहा है, 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर आपका रहा है। ठीक है भाई, देखो एप्लीकेशन पर मैं चीजें करूं वो मेरी अथॉरिटी में नहीं है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर चीजें कर सकता हूं, वो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां मैं आपको कुछ और नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आप जो जानना चाहते हैं वो जा सकते हैं। 4 PM लिखा है, ठीक है, जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अब किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। अगली 3 मिनट मैं आप लोगों के लिए हूं यहाँ पर, आप लोगों के डाउट बताने के लिए। बस एक बात ध्यान रखनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। इंग्लिश पहली बार में कम समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी चीजें भूल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आम बातें हैं, कॉमन है बिल्कुल। ये जिसने इंग्लिश सीखी है उन सबने इन चीजों को फेस किया है। हमने सेम यही फेस किया है कि पुरानी चीजें हम भूल जा रहे थे, हमने भी फेस की। इंग्लिश तुम पीछे का रिवीजन करते चलोगे वर्कशीट से। बेस्ट रिवीजन का बेस्ट तरीका है, या तो आपके पास नोट्स हो या ग्रामर गुरु बुक हो, पूरा आपने चैप्टर पढ़ा, वर्कशीट से प्रैक्टिस, उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता रिवीजन के लिए। आपको नाउन का रिवीजन करना है, ग्रामर गुरु बुक से पूरा नाउन पढ़ा, 15 मिनट में पूरा नाउन पढ़ लोगे, और फिर उसके PYQ 150 क्वेश्चन कर लिए भाई। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100-150 लगा लिए तुमने। उससे बढ़िया नाउन का रिवीजन नहीं है। सेम ऐसी प्रोनाउन का सेम उसी तरीके से आपको रिवीजन करने हैं। मेरे अकॉर्डिंग नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने, बिल्कुल नहीं बनाने। पीछे के प्रैक्टिस सबकी मैंने वर्कशीट दी हुई है। ग्रामर गुरु बुक से रिवीजन करो, वर्कशीट से प्रैक्टिस करो। वर्कशीट कम समझ आती है तो आप, मैंने यूट्यूब पे सबके सॉल्यूशन कराए हुए। आपको सिर्फ नाम डालना है, सिर्फ नाम डालना है। नाउन PYQ विपिन सर, प्रोनाउन PYQ विपिन सर, एडजेक्टिव PYQ विपिन सर, आपको क्लास मिल जाएगी मेरी, और वहां से देख लो क्लास। जो वर्कशीट में क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन वहां मैंने सॉल्व कराया है। सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है जी, है ना। प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। प्रैक्टिस अब त्योहार वगैरह चले गए हैं तो अब तक मैं नहीं करा पाया, अब मैं करा। अब मैं थोड़ा सा ना इसलिए रुका हुआ हूँ क्योंकि मैं आपको एडिक्यूटिव पैटर्न की कराने लगूं, दिशा गलत ना हो जाए हमारी। अभी जैसे चल रहा है कि बेबी कंफर्मेशन नहीं आया कि जो पेपर एडिक्यूटिव कराएगा TCS कराएगा, ये कंफर्मेशन नहीं आया, तो मैं इस वजह से रुका हुआ हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो अगर मैं फिलहाल की अपनी बात करूं, पहले तो इश्यूज ये नहीं थे, अब ये इशू है। बताओ जी। रोज आपको एक चैप्टर पढ़ना है, 15-20 मिनट, 20 मिनट में एक चैप्टर पढ़ लोगे बहुत आराम से। उसमें जो मैंने प्रेपोजिशन दी हुई हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान लेना, प्रेपोजिशन, और मैंने जो फ्रेजल वर्ब दी हुई हैं अपना डिसाइड कर लो। प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब आधे घंटा रोज। देखो पता है क्या है, कुछ चीजें याद करने की होती हैं। मैं सेम अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस था। मैं रोज इंग्लिश पढ़ता था भाई, मैंने रोज 30 मिनट्स में ग्रामर पढ़ता था, कंप्लीट होने के बाद 30 मिनट्स में नोट्स से रिवीजन किया करता था। नोट्स बुक जैसे नहीं थे, नोट्स पूरे बड़े थे जैसे मैं अभी कर रहा हूं, तो 30 मिनट में एक चैप्टर का रिवीजन हो पाता था। अब आपको 30 मिनट्स की जगह 15 मिनट पढ़नी है। उसके पास, मैं सच अपनी सच्चाई में बता रहा हूं, मेरे पास जो थे प्रेपो चार्ट था, PYQ जितने प्रीवियस ईयर में प्रेपोजिशन पूछे गए वो सारे चार्ट थे, और मेरे पास क्लोज जो आपका फ्रेजल वर्ब का चार्ट था। इसलिए मैंने फ्रेजल वर्ब्स और ये प्रेपोजिशन आपको अपनी बुक में दी है। ये चार्ट था, मैं रोज इन्हें 30 मिनट्स पढ़ता था। आपको ग्रामर गुरु बुक से प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, मैं प्रेपोजिशन चार्ट की बात कर रहा हूं, जो समझाने वाली है कहां पर ऑन आएगा कहां पर एट आएगा, वो नहीं, जो फिक्स प्रेपोजिशन है, जो प्रेपो है फिक्स वाली, जो मैंने चार्ट में दी है फिक्स, इसके बाद यही आता है, इसके बाद यही आता है, और फ्रेजल वर्ब, ये रोज आपको 30 मिनट पढ़नी चाहिए। मैं 1 घंटा रिव्यू क्या किया गया था, प्रैक्टिस किया करता था। 1 घंटे प्रैक्टिस कैसे, 30 मिनट में नाउन चैप्टर पढ़ा, उसके फिर मैंने 100-200 PYQ लगाए। कुछ चीजें समझ नहीं आई, तो जो समझ नहीं आया, मेरे पास टीचर नहीं था तो मैं उन्हें गूगल किया करता था। मैं उन्हें अलग अलग वेबसाइट्स पे ढूंढा करता था कि भाई ये मेरा गलत हुआ है तो क्यों, कैसे सही होगा। मैं अपना तरीका आपको बता रहा हूँ। मान के चलो मैंने PYQ नाउन का लिया,
और मुझे वो समझ नहीं आया उसका आंसर, तो मैं फिर उसे गूगल से रिसर्च किया करता था। ठीक है, इस तरीके से। और मैं उससे अलग भाई रोज जब मैं बात करूं तब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, रोज एक इंग्लिश का फुल मॉक लगाया करता था, फुल प्रैक्टिस सेट, 50 क्वेश्चंस का, 25 क्वेश्चंस का, जो जैसे मिला रोज लगाया करता था। तो मैं तो इंग्लिश को ज्यादा टाइम देता था, मेरी जीएस बहुत वीक थी, लेकिन मेरा इंग्लिश और मैथ्स में दोस्तों के बीच तो मेरा बढ़िया वाला वो जमा हुआ था, माहौल जमा हुआ था। तो ऐसे ही आपको जीएस को भी टाइम देना है। पहले जीएस मेंस में नहीं आती थी, अब आती है, तो जीएस को भी टाइम देना है। स्टार्टिंग भाई मैं मेरी जिद थी इंग्लिश की कि मुझे इससे नहीं हारना है, तो मैं टाइम देता था रोज 4 घंटे मिनिमम। आप उतना नहीं दे सकते, आप 3 घंटे तो आपको देने चाहिए। 3 घंटे इंग्लिश, 3 घंटे मैथ्स, 6 घंटे आपको देना ही चाहिए। 1 घंटा रीजनिंग को देना चाहिए, 7 घंटा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो, और बाकी का टाइम जीएस को। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रीजनिंग का, मैं रीजनिंग का बस एक प्रैक्टिस सेट लगाता था, उससे अलग मैं कुछ नहीं करता था। अगर रीजनिंग का रोज एक प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हो तो आप पाप कर रहे हो, रीजनिंग को एक प्रैक्टिस सेट से अलग ज्यादा पढ़ रहे हो तो भी आप पाप कर रहे हो। रीजनिंग को रोज आधा घंटा देना है, स्पीड बढ़िया बनेगी। रोज एक प्रीवियस ईयर पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का लगाओ, बस कुछ मत करो। और रीजनिंग में लगातार किसी टॉपिक में गलतियां हो रही हैं तो फिर उस टॉपिक को आप पॉइंट आउट कर लोगे, फिर उस टॉपिक पे आप थोड़ा सा काम कर लोगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर दोस्तों।